अमेरिका तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज की डेट में चाइना ही हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। ये अमेरिका के साथ हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, टोटल देख लीजिए आप, ठीक है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर कोई चीज में दिक्कत करंट अफेयर से आता है, जो इकोनॉमी की क्लास है उसमें कोई हेडिंग से क्वेश्चन नहीं आता। जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर को तो चाइना लगा के आना है, करंट अफेयर से जुड़े सबसे ज्यादा किसका हम लोग मंगा रहे हैं, तो मिनरल फ्यूल्स मंगा रहे हैं हम लोग 12%, और सबसे ज्यादा भेज क्या रहे हैं, तो इंजीनियरिंग गुड्स भेज रहे हैं। ठीक है कि ये बात अपने को दिमाग में रखनी, समझ में आ रहा है? अब एक कटिंग है हिंदू में आई है एनबीएफसी को लेके। एनबीएफसी की डेट क्या थी, मैंने भी बताई थी आपको, 18 फरवरी की 23 फरवरी। अब भी डेट बताई थी मैंने, 18 फरवरी 2023 बताया था डेट। हाँ 23 फरवरी 2018, 23 फरवरी 2018 को आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए गाइडलाइन लाई थी, और यही का यही क्वेश्चन कि ये गाइडलाइन कब आई थी, 23 फरवरी 2018 को गाइडलाइन आई थी। ये का यही क्वेश्चन सिकंजा कसने के लिए जो सुधीर गोकर्णो कमेटी की रिकमेंडेशन पर एनबीएफसी के ऊपर आया था, ये एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। बात समझ में आ रहा है? यही का यही क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा था, सुधीर गोकर्णो कमेटी की रिकमेंडेशन पर। डेट पूछी थी कि लोकपाल कब लाया था, कंट्रोल करने के लिए। लोकपाल कब लाया था, काय के लिए? कंट्रोल सिस्टम के लिए। ये कटिंग में आपको भेज दूंगा ग्रुप में, समझ में आ रहा है? मैं कटिंग भेज दूंगा ताकि आप इसको एक बार रीड कर ले। फिलहाल डेट क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 23 फरवरी 2018 को। और इसके बाद भी लोगों ने डबल मनी में पैसा लगाया, जबकि आरबीआई बोल चुकी थी कि हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि चिट फंड की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। किसकी जिम्मेदारी है? और अलग से गाइडलाइन आने के बाद भी कोई मैनेजमेंट या मेजर सिस्टम नहीं था, तो ये तो भाई प्रॉब्लम था। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात, अगर आज की डेट में अमेरिका के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में टैरिफ लगाने के बाद हमारी जीडीपी 8.2 गई है, तो उसके पीछे के दो बड़े रीजन है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा है हमारा, दूसरा जो प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी की दरें कम करी, और तीसरा जो वित्त मंत्रालय के माध्यम से निर्मला सीतारमन जी ने जो टैक्स स्लैब की, जो टैक्स की दरें हैं उनको कम किया। तो ये मार्केट में लिक्विडिटी ऑफ मनी बढ़ गया, और लिक्विडिटी ऑफ मनी बढ़ गया तो इससे बड़ा एक पैसे का फ्लो जो है कहने का। और बीच में गोल्ड का महंगा हो जाना, तो जो लोग जमीनों पर इन्वेस्टमेंट करे थे उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इंडियन इकोनॉमी का ये बहुत बड़ा रीजन है। इस पर मैं एक डिटेल डिस्कशन लूंगा। फिलहाल आपको मैं बता दूं, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, हमारा घाटा लगातार 4.8 से बढ़कर 4.4 हो जाएगा, ऐसा सरकार का अनुमान है। और लगभग हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है, जो हमारा राजकोषीय घाटा है हमारी मशीनरी को लगाने में, ये इतना हो जाएगा। और 2008 में हमने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट मध्य प्रदेश में 5 में लाया था, 3 में भारत सरकार ने लाया था। हम हर साल अपने खर्चों को 0.5 से कम करेंगे तो लगभग 3.5%, और 0.3 से हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट को कम करेंगे तो 1.5%, तो ये 5% की कमी लाएंगे। ऐसा हमने 2003 में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट लाके लाया था। एमपीपीएससी ने पूछा भी था कि इंडियन गवर्नमेंट ने कब लाया, 2003 में, और मध्य प्रदेश सरकार ने कब लाया, 2005 में। इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर कोई नहीं पढ़ा सकता, इसके लिए खुद के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, हर कोई पढ़ भी नहीं सकता। तो एमपीपीएससी ने पूछा था एफआरबीएम एक्ट मध्य प्रदेश में कब आया। एक्चुअली उस समय ऑस्ट्रेलिया में ऑनेस्टी एक्ट लाया था, तो चिदम्बरम ने वहां के कॉन्सेप्ट पे लाया था। लेकिन आज तक, जबकि लक्ष्य था 2024 में उसको 0 कर लेंगे, लेकिन अभी भी हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट कितना है, घाटा कितना है, 4.4। भविष्य में कितना कम हो सकता है, क्योंकि कुछ पॉलिसीज अच्छी बना रही है सरकार, नो डाउट। और दूसरी बात, जो रेवेन्यू डेफिसिट है 1.9 से कम होकर कितना हो सकता है भविष्य में, इतना। तो देखते हैं, ये तो भविष्य की गर्त में है, होगा नहीं होगा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। इसकी फोटो जरूर खींच लो, इसकी फोटो जरूर खींच लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ध्यान देना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे। काय पे ध्यान दे रहे? मैं तो बोलता हूँ नितिन गडकरी को भारत सरकार का सलाहकार बना दो, एक मंत्रालय संभाल के जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सलाहकार बन जाएगा तो उसका जो अप्रोच है बड़ा पॉजिटिव है, एक्सपेंडिचर अप्रोच है उसका, मेरे को तो बहुत पसंद है, आदमी बहुत पसंद करता हूं मैं उनको। अभी देखो एक्सपेंडिचर डेफिसिट देखो, हमारा टोटल 100 रुपए में से 15.5% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है। आपको बालाघाट में भी देखो डेवलपमेंट दिख रहा होगा, मोती नगर में आओ आईजी ऑफिस दिख गया, इधर मुझे गार्डन दिख गया, उधर दिख गया, इधर जाओ नेशनल हाईवे दिख गया, इधर देखो पूरा शहर सज रहा है। इंप्रूवमेंट तो है।
तो कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप देखिए। लेकिन अगर पैसा आप यहां बढ़ाओगे तो डेफिनेटली एजुकेशन और हेल्थ में पैसा कमजोर हो रहा है। बस समझ रहे, आप कहां कैसे क्या करोगे, मैनेज करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इकोनॉमी क्लास थोड़ी टफ जाती है, नोट्स वोट्स अभी मिलेगा इसका आपको। समझ में आ रहा है? चेंज है, पहले से चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज है। तो ये अगला चीज। अभी इस बार के बजट को देखें 24-25 के, तो आप देखेंगे बजट के साइज को देखिए आप। ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द लास्ट 10 ईयर्स आप देखिए। आप देखिए किस तरीके से यहां पर इतना पैसा था और अब यहां पर इतना पैसा लगातार इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप देखिए कि किस तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। अब देखिए आज की डेट में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 21% पैसा खर्च कर रहे हैं और उस मशीनरी को चलाने पे हम लोग 78% पैसा खर्च कर रहे हैं। पूरे सरकारी सिस्टम पे हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और लोगों के वेलफेयर के लिए हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर 100 रुपए आ रहा है तो 100 रुपए आ रहा है तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया 78 रुपए तो खर्च हो जा रहा है, बचे 22 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। सरकार भी क्या करेगी? लाडली बहना में 8,000 करोड़ रुपए महीना देगी 1.5 करोड़ महिलाओं को, तो फिर छात्रवृत्तियों में गरीब बच्चों को पैसा तो जाएगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा ना कहीं किसी ना किसी का हिस्सा तो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब पिछली बार कितने कारखाने उनकी संख्या पूछ लिया था एमपीपीएससी में, कितने एमएसएमई है उनका संख्या पूछ लिया था, तो पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? इसके नेक्स्ट लेक्चर को हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। अब किस किस क्षेत्र में हम लोग कितना पैसा खर्च करें ये तो समझ में आ गया। 100 रुपए में 22% पैसा हम लोग कैपिटल गुड्स के लिए खर्च कर रहे हैं। एक जमाने में सिर्फ 11 करते थे और एक जमाने में हमारा रेवेन्यू पे खर्चा कितना था 28, इसलिए तो सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। रूल ऑफ पार्किंसन जो है डिफॉल्ट कर रहा है। कितनी नौकरी देगी गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट सेक्टर का साइज छोटा हो रहा है ना, राइट साइजिंग डाउन साइजिंग। अब इधर देखिए, इकोनॉमी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जितने अर्थव्यवस्था समझ ली वो सब समझ लिएगा। सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार और सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है डिफेंस के लिए। डिफेंस किसके पास है? डीआरडीओ के पास है। भाई लड़ाई झगड़े में पैसा सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है 4 लाख इंडियन में। अभी देखो पुतिन साहब बस 7 बजे पहुंच रहे हैं, सबसे पहले रक्षा डील ही हो रही है। डिफेंस का बजट सबसे, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,66,000 है, होम अफेयर्स के लिए 2,33 है, नक्सलिज्म वगैरह को दूर करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए 171 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। 1,28 एजुकेशन के लिए है, 98,000 मात्र हेल्थ के लिए है, टोटल बजट का 1.5%। जबकि कोरोना में आपने देखा था ऑक्सीजन प्लांट की कमी के कारण कितने लोग टपके थे। अर्बन डेवलपमेंट में देखो आप, पुतारा है सब, पीला काला रोड पे पुतारा है, पोता रहा है कि नहीं पोता रहा बालाघाट में। आईटी टेलीकॉम 95,000, एनर्जी 81, कॉमर्स इंडस्ट्री 65, सोशल वेलफेयर 60, साइंटिफिक डिपार्टमेंट जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा पैसा देना चाहिए